हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा ही बेसिक होगा, जिसमें हम सिंपली बताएंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स किन के बीच में लगते हैं, या फिर कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि लोग लक्ष्मी जी को विसर्जन करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो रोड पर काफ़ी ज़्यादा शोरगुल है, हो सकता है साउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए। ठीक है, पर कोशिश करूँगा कि जब भी साउंड ज़्यादा हो तो मैं वीडियो को पॉज करूँ और उसके बाद में फिर रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। फर्स्टली, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से पहले आप जरा खुद से सोचिए कि हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ ऐसे कंक्लूजन्स हमें दिखाई देते हैं जिनसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ जाता है। देखो, अगर हमने इस पर कुछ फोर्स लगाया तो भी ये नीचे की तरफ जाएगा, और अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, अगर किसी बॉडी को हमने ऐसे फ्रीली ड्रॉप कर दिया तो ये बॉडी भी किधर जाएगा, नीचे की तरफ। यदि हम क्या करें, इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो भी ये मार्कर नीचे ही आ रहा है। ठीक है, अगर कह सकते हो कि आपने देखा है कि नदियों को देखा होगा, नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं और पहाड़ से बहते बहते नीचे की तरफ आती हैं, और वो तब तक बहती रहती हैं जब तक समुद्र के साथ मिल ना जाएं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बारिश की बूंदें हमेशा बादल से नीचे की तरफ ही आती हैं, हमारे पृथ्वी पर ही आती हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। या पेड़ से कोई फल गिरा तो नीचे ही आता है, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो वर्क कर रहा होगा, या कह सकते जो इतने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और वह फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने एक स्टोरी सुना होगा कि सर न्यूटन अपने बागीचे में बैठे हुए थे और अचानक से एक एप्पल गिरा, और उस एप्पल को उठाया और सोचने लगे कि ये एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद में कहा कि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लो कि जैसे ही सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया तो बाकी सारे साइंटिस्ट इनका अपोज करना शुरू कर दिए। ठीक है, और कहना शुरू कर दिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे लगता है या किसके कारण लगता है। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। उन्हीं सारे साइंटिस्टों का जो अपोजिशन था उसको क्लियर करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखिएगा क्या इन्होंने कहा था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या बताया। इन्होंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू मासेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू मासेस। ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लो कि दो मासेस दिए हुए हैं, पहला मास m1 है और दूसरा मास m2 है। ये दोनों मास किसी डिस्टेंस r पर सेपरेटेड है फ्रॉम देयर सेंटर, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमें मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों मासेस के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और अगर मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास भी मास है, ठीक है,
और अगर मैं इस बॉडी को फ्रीली ड्रॉप करूं तो इससे ज़्यादा क्लोजर तो मैं हूं ना, अर्थ तो काफ़ी दूर है। अगर हम देखें, अगर हम अपने से कंपेरिजन करते हैं पृथ्वी के, तो देखेंगे कि जो अर्थ का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ मी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मार्कर है वो मेरे तरफ नहीं आकर अर्थ की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास मेरे मास की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मास है। इस वजह से अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा और मैं इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगाऊंगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जहाँ से अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा उधर की तरफ ही ये मार्कर अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी बॉडी अर्थ के टुवर्ड्स जाती है तो पहला तो मास पर डिपेंड करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अर्थ से भी ज़्यादा हेवनली बॉडीज़ हमारे यूनिवर्स में हैं। सन को देख लो, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि यूरेनस हो गया, ठीक है, सैटर्न है, बहुत सारे हैं जिनका मास हमारे अर्थ के मास से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें तो ये नीचे ही आता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जब दोनों इक्वेशन को हम आपस में कंबाइन करेंगे ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, देखना जरा क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ओके। एंड व्हेन प्रोपोर्शनलिटी विल बी रिमूव्ड देन देयर विल बी अ कांस्टेंट टर्म। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगा यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है g, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। वेयर इस g को क्या बोलते हैं? इस g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखते हैं इसका SI यूनिट क्या बनेगा। तो देख लो, G इजुकस टू मिल जाएगा आपको F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। और खुद से सोचो, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, तो इसका भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मास का हो गया किलोग्राम, इस वाले मास का भी किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ओके। आप चाहे तो यहीं से डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी इजुकस टू, देखो क्या मिल जाएगा, जरा देखो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml T⁻², ओके। यहाँ पर डिस्टेंस है तो इसका L स्क्वायर हो जाएगा अपॉन मास का किलोग्राम, यानी कि यहाँ पे m हो गया, फिर नीचे भी m, यानी m इंटू m स्क्वायर हो गया। और हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा m⁻⁻1, L⁻3 और T⁻², ओके। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m⁻⁻1, L⁻3 एंड T⁻², ठीक है। इस लॉ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ नेचर के बारे में बताता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये किसी भी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो मटेरियल पे कैसे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि अगर हम स्टोन को ऊपर फेंकें या फिर कह सकते हो आयरन को ऊपर फेंकते हैं, या इस मार्कर को ऊपर फेंकते हैं, या फिर पानी की बूंदों को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो सभी के सभी नीचे की तरफ ही आएंगे। इसका सेंस यह हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये दो बॉडी के सेंटर से लगता है। और एंड कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके इफेक्ट के कारण होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटॉन,
ठीक है, क्योंकि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके ग्रेविटॉन का या कह सकते हो फील्ड पार्टिकल का ट्रांसमिशन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटॉन। ओके, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। आइए अब देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखो हमें जनरली बताना क्या है, जो वेक्टर फॉर्म होता है इसमें हमें ये बताना होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है या फिर नहीं करता। आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ है, ईच एंड एवरी एक्शंस हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि किसी बॉडी पर हम जितना फोर्स लगाएंगे वह बॉडी भी हमारे पर उतनी ही फोर्स लगाएगी। इसका सेंस यह हुआ कि अगर दो बॉडी है, पहले बॉडी का मास है m1 और दूसरे बॉडी का मास है m2, मीन्स अगर पहले बॉडी ने दूसरे पर फोर्स लगाया और दूसरे बॉडी ने पहले पर फोर्स लगाया तो दोनों ही फोर्सेस एक समान होंगे, ऐसा हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे इरेज करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखते हैं यहां पर हमने दो मासेस कंसीडर किया, पहला मास m1 है और दूसरा मास है m2। ठीक है, दोनों मास सपोज कर लो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे अरेंज्ड हैं। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो r है। ओके, हम जानते हैं कि जो पहला मास है इस पर दूसरा बॉडी जो है ये फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, जिसको हमने बोल दिया F12 कह दिया। ठीक है, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। और जो दूसरा बॉडी है इसके पे पहला बॉडी जो है वो फोर्स लगाएगा, जिसको हमने F21 कह दिया, यानी कि फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ठीक है, ये हमारा जो डायरेक्शन है इसको हमने कहा R12 कैप, और इधर का जो डायरेक्शन है इसको हमने कहा R21 कैप। ठीक है, यहाँ पर R12 कैप और R21 कैप दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि कह सकते हो द मॉडुलस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स F12 विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ F21। ओके, और इसका वैल्यू होगा G m1m2/r²। ओके, इससे और आगे बढ़ते हैं एंड हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यानी कि F12 की वैल्यू अगर हम देखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Gm1m2/r² है। ठीक है, इनटू R12 कैप। ठीक है, R12 कैप क्या है, देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और R12 कैप क्या है, डायरेक्शन होता है। हम देख रहे हैं कि F12 R12 के डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा R12 कैप। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड F21 इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा Gm1m2/r², और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा R21 कैप। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सिंपली क्या करो, हम यहाँ देख रहे हैं कि R12 कैप और R21 कैप दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं एंड R12 कैप इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ R21 कैप। सो F12 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर F12 है, F12 का वैल्यू कितना है, Gm1m2/r² इंटू, यहाँ पे देखो R12 कैप के जगह पे अगर हम चाहें तो -R21 कैप लिख सकते हैं, -R21 कैप लिख दिया इधर। ओके, माइनस साइन को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, तो अगर आप माइनस को बाहर निकाल दें, इस माइनस को यहाँ के बजाय अगर इस बाहर वाले जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको दिखाई देगा कि Gm1m2/r² इंटू R21 कैप ये F21 का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा -F21। यार हमें यही तो प्रूव करना था कि ईच एंड एवरी एक्शन सब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले बॉडी ने दूसरे पर जितना फोर्स लगाया है, दूसरी बॉडी ने पहले पर भी उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन दोनों ही फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया है। ठीक है, तो लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और किसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें,
फिर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ और इसे इरेज करता हूँ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली क्या कहता है, ऐसा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं हम हर एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, वेलोसिटी की बात कर लो, या फिर फोर्स की बात कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लो। ठीक है, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, अगर सपोज कर लो कि किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका इफेक्ट है या जो फोर्स लगा रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा यानी कि टोटल फोर्स जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, जैसे सपोज कर लो अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फोर्स की बात करने वाले हैं इसलिए हम फोर्स के रिस्पेक्ट में आपको समझा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स के जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते। ठीक है, तो सिंपली समझ लो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक बॉडी m1 है और इस m1 बॉडी पर पहला तो m2 मास जो है वो फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा m3 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तीसरा mn ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, क्योंकि पहले ने भी फोर्स लगाया, दूसरे ने भी लगाया, तीसरे ने भी लगाया, यानी सभी ने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, तो सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा द टोटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, जो टोटल फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो सभी पार्टिकुलर फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर कह सकते हो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस S1 प्लस F1n। ठीक है, यहाँ पर देख लो अगर हम F12 की बात करें हियर F12 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू r12 कैप। ओके, r12 कैप। अगर हम F13 की बात करें तो मिल जाएगा G m1 m3 बाई r, एक मिनट यहाँ पे देखना, यहाँ पर r12 डिस्टेंस है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा r12 और यहाँ पर r12 कैप है इसका डायरेक्शन, तो हमने डायरेक्शन लिखा। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे चाहें तो r21 से r21 को एक कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक r21 बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r13 और इस डिस्टेंस को मान लिया r1n। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिल जाएगा हमें r13 का स्क्वायर इंटू r13 कैप। ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये है r13 कैप, जो कि थोड़ा स्पेस कम होने के कारण हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो रहा हो। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ r13 कैप। अब देखना, एंड ऐसे ही अगर हम F1n की बात करते हैं तो F1n बराबर मिल जाएगा G m1 mn अपॉन r1n का स्क्वायर इंटू r1n कैप। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ऑन पुटिंग द एबव वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। ठीक है, देखना हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे r12 है r12 कैप प्लस G m1 m2 m3 है m3 अपॉन r13 का स्क्वायर इंटू r13 कैप प्लस S1 प्लस G m1 mn अपॉन r स्क्वायर r1n का स्क्वायर इंटू r1n कैप। ठीक है, इन सभी वैल्यूज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि G एंड m1 कॉमन है, तो सभी में से G m1 को कॉमन ले लो तो मिलेगा तुम्हें एफ नेट इज इक्वल्स टू G m1 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखना m2 अपॉन r12 का स्क्वायर इंटू r12 कैप प्लस m3 अपॉन r13 का स्क्वायर इंटू r13 कैप
प्लस S1 प्लस mn अपॉन r1n का स्क्वायर इंटू r1n कैप। ठीक है, दिस इज आवर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यानी अगर किसी एक बॉडी पर अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इसका जो टोटल फोर्स होगा इट विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि जब हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएं किसी हाइट पर तो ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर अर्थ के अंदर चले जाएं कुछ डेप्थ पे अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद दोस्तों।